Hello guys, good afternoon. Welcome to our YouTube channel. So my name is Rajinder and I am here to help the students for the study visa in Ireland. So मैं पिछले 7 साल से आयरलैंड स्टडी वीज़ाज़ में डील कर रहा हूँ और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को मैंने उनके इस ड्रीम को फुलफिल करने में हेल्प आउट किया है। तो आज की इस वीडियो के टॉपिक में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो स्पेशली आयरलैंड स्टडी वीज़ा रिफ्यूज़ल्स के लिए है, क्योंकि आज की डेट में मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स अप्रोच कर रहे हैं जिनका स्टडी वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है और उसके रीज़न को मैं देख पा रहा हूँ। ठीक है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो किया जाए ताकि स्टूडेंट्स को एक गाइडेंस मिल सके प्रॉपरली कि कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए एक स्टडी वीज़ा एप्लीकेशन करने के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि काफ़ी स्टूडेंट्स के रिफ्यूज़ल्स मेरे पास आए, मैंने जब उनको रिव्यू किया तो मैंने कुछ ऐसे रीज़न्स अपने पास नोट डाउन किए हैं जो रीज़न्स जनरली कारण बनते हैं वीज़ा रिफ्यूज़ल होने का। तो आज की इस वीडियो में हम वन बाय वन करके उन टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे और किसी भी मेरे स्टूडेंट को, किसी भी मेरे जो भी इस वीडियो को देख रहा है, अगर किसी को कोई भी क्वेरी हो वो कमेंट सेक्शन में हमें क्वेरी लिख सकता है और हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर सकता है, राइट। तो लिंक हम कैप्शंस में डाल देंगे। तो आप अपना कमेंट से कोई भी क्वेश्चन है वो कर सकते हैं, हमें कैप्शंस में आपको हमारी सारी इंफॉर्मेशन डिटेल मिल जाएगी और हम आपको उस तरीके से गाइड करेंगे, आपकी क्वेरीज को जल्द से जल्द आंसर किया जाएगा और एक बेटर वे में किया जाएगा ताकि आपको सक्सेस मिल सके। तो जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि कुछ रीजंस ऐसे हैं जिनके ऊपर पर्टिकुलरली बात हो जानी चाहिए, बिकॉज वो कॉमन रीजन हो जाते हैं और वही रीजंस आपके रिफ्यूजल का कारण बनते हैं। जिसमें सबसे पहले आज की डेट में अगर कोई भी रिफ्यूजल अगर आप उठा लो, उसमें एक कॉमन रीजन आ रहा है कोर्स नॉट वारंटेड और सूटेबल। आपने डेमोस्ट्रेट नहीं कर पाए कि ये कोर्स आपने क्यों लिया, और ये कोर्स आपकी होम कंट्री में सिमिलर प्रोग्राम अवेलेबल है, तो व्हाई यू चूज दिस प्रोग्राम टू स्टडी इन आयरलैंड। और या ये रीजन आ जाता है कि आपने जो कोर्स अप्लाई किया है वो रिलेट नहीं कर रहा है आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड और आपके वर्क एक्सपीरियंस से, अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो गाइस मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि चॉइस ऑफ कोर्स करते टाइम आप प्लीज अपने कोर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज कभी मत करना, क्योंकि जनरली कभी कभी स्टूडेंट्स की सोच होती है कि मुझे एक ग्रेड कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, वो अच्छा कॉलेज है, लेकिन उसमें वो आपका जो रेलेवेंसी जो प्रोग्राम बन रहा है उसमें वो कोर्स ऑप्शंस फुल हो चुके हैं, वो कोर्स फुल हो चुका है, लेकिन आप स्टिल उसी कोर्स में उसी कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हैं। तो आप आपने कंसल्टेंट को बोल देते हैं या आप डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे तो इसी कॉलेज में जाना है किसी भी कीमत पे, मुझे चाहे कोई भी कोर्स मिल जाए। आप आईटी बैकग्राउंड से आपने मैनेजमेंट का प्रोग्राम ले लिया, जो कि जस्टिफाई करना काफी मुश्किल हो जाता है। However, अगर आपके पास आप आईटी बैकग्राउंड से हैं, अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस आपके पास मैनेजमेंट साइड का है, आप किसी टीम को हैंडल कर रहे हो, बेशक वो आईटी कंपनी में ये वर्कआउट कर रहा है, लेकिन आप आईटी कंपनी में ही एक पूरी टीम को हैंडल कर रहे हो, पूरी मैनेज कर रहे हो, तब आप उस प्रोग्राम को ऑप्ट कर सकते हो विद रीजन, जिसके लिए आपको प्रॉपरली एक जस्टिफिकेशन देना होगा कि दिस इज द रीजन, आई एम फ्रॉम दिस बैकग्राउंड, आई अंडरस्टैंड दिस इज माय एजुकेशन बैकग्राउंड, बट आई हैव ए वर्क एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड, सो दैट इज व्हाई ऑफ दिस प्रोग्राम। जो मैंने ये प्रोग्राम लिया है उसके लेने का रीजन ये है कि मैं वंस आई विल कंप्लीट दिस प्रोग्राम एंड वंस आई विल कम बैक टू माय होम कंट्री, दिस इज माय विजन, आई विल डू दिस, आई विल डू दैट। ठीक है, तो आपको अपना जो विजन है वो क्लियर दिखाना है, उसको जस्टिफाई करना है, ओनली तभी वो आपको इस चीज को आप इस रीजन को अवॉइड कर सकते हो। ठीक है, इन्वेस्ट कर रहा है अपना टाइम, अपना मनी भी इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जो कोर्स है उसका चॉइस तरीके से करो, आप अपनी एजुकेशन बैकग्राउंड और वर्क एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए कोर्स का चॉइस करो। कॉलेज के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करो अपने कोर्स का, क्योंकि अगर वीजा ही नहीं आएगा तो कोई मैटर ही नहीं रहेगा आप किस कॉलेज में जा रहे हो, किस में नहीं। ठीक है गाइस, दूसरा रीजन जो मैं देख रहा हूँ कि सिमिलर कोर्स जो है वो आपके होम कंट्री में अवेलेबल है, आपने ये कोर्स क्यों लिया आयरलैंड में स्टडी करने के लिए, बिल्कुल जायज़ क्वेश्चन है उनका, उसको भी जस्टिफाई किया जा सकता है।
आपको उसको जस्टिफाई करना है कि ठीक है, हमारे पास जो कोर्सेज है वो इंडिया में कोर्सेज की कमी नहीं है, काफ़ी कोर्सेज हैं और अच्छे लेवल पे स्टडी हो रही है, बट मैंने आयरलैंड क्यों डेस्टिनेशन लिया है उसको आप बताइए कि मुझे इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहिए। ठीक है, जो इंटरनेशनल एक्सपोजर के को अर्न करने के लिए आपको अब्रॉड स्टडी का एक एक्सपीरियंस लेना है। दैट इज व्हाई यू चूज दिस प्रोग्राम। हाउएवर इट्स अ 1 ईयर प्रोग्राम। ठीक है, उसके बाद आपको 2 ईयर स्टे बैक मिलेगा। स्टे बैक के दौरान आप काफ़ी एक्सपीरियंस गेन करोगे टूवर्ड्स योर इंटरनेशनल स्टडीज। डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के लोग एकत्रित होते हैं, आप अलग अलग तरीके के लोगों से मिलते हो, हर एक तरीके का लाइफस्टाइल वहाँ देखने को मिलता है, हर एक तरीके का, हर कंट्री का एक अलग कल्चर देखने को मिलता है। ठीक है, एक अलग स्टाइल मिलता है, वर्किंग स्टाइल क्या है, किस तरह से है, तो उन चीज़ों को आप ध्यान में रखते हुए मैं ये चीज़ डिफाइन कर सकते हो, मैंने ये रीज़न लिया है। उसके बाद अगर मैं कहूँ, स्टूडेंट कुछ चूक कर जाते हैं कि एक सबसे बड़ा रीज़न है गैप काफ़ी मेजर बड़ा रीज़न हो जाता है। बिकॉज अगर आपकी एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद और ड्यूरिंग एजुकेशन, आपका एजुकेशन के दौरान भी कोई गैप है, फॉर एग्जांपल आपका 10th 12th किया, 12th के बाद फिर आपने कोई ब्रेक ले लिया है, देन उसके बाद बैचलर्स डिग्री स्टार्ट की, वो भी आपको काउंटर करना होता है, उसको भी एक्सप्लेन करना होता है, उसका रीज़न देना होता है कि ये गैप क्यों है। और उसके बाद कुछ बच्चे, फॉर एग्जांपल अगर एजुकेशन में कोई गैप नहीं है, 10th 12th बैचलर डिग्री सब कुछ आपने रेगुलर किया है, देन उसके बाद फिर 1 साल का गैप है, देन उसके बाद फिर जॉब स्टार्ट किया और वो जस्टिफाई आप कर रहे हो विद वर्क एक्सपीरियंसेस के साथ, लेकिन वो जो आपकी ग्रेजुएशन और फर्स्ट जॉब के बीच का गैप है उसको भी आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को पता नहीं किस तरह की गाइडेंस मिलती है या कैसे है, बिना देखे स्टूडेंट्स बिना गैप को एक्सप्लेन किए हुए डॉक्यूमेंटेशन कर जाते हैं, जिसकी वजह से वो वीज़ा रिफ्यूज होता है। स्टूडेंट्स को प्लीज़ गैप को फुलफिल करिए। गैप मीन्स कि गैप वो होता है अगर आपने ग्रेजुएशन की, आपकी जो लास्ट डिग्री है उसके बाद आपने टिल, फॉर एग्जांपल आपने 2022 में बैचलर डिग्री पास की और टिल 2024 जो आज की डेट तक आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं है कि कोई एम्प्लॉयमेंट है या कुछ, आप फ्री रहे, वो दैट इज काउंटेड एज अ गैप। अगर आपके पास उसका कोई प्रूफ नहीं है और जेन्युइनली आपने वर्कआउट किया ही नहीं है, तो आप उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे। दूसरा अगर आपने बैचलर डिग्री 2022 में की, देन उसके बाद टिल डेट आपकी ग्रेजुएशन होने के 2-3 मंथ के बाद आपने एक जॉब ज्वाइन कर ली, वो भी आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग आप जो रेलेवेंट है उससे रेलेवेंट है, आपने ज्वाइन किया, तो और उसके पास आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, आपने कंपनी ए में स्टार्ट किया, फिर रिजाइन किया, देन कंपनी बी स्टार्ट की, तो आपके पास अगर सारी कंपनीज जो प्रीवियस कंपनीज है, एम्प्लॉयमेंट है उनके, अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है और करंटली आप वर्क कर रहे हो, उसका आपके पास ज्वाइनिंग लेटर है, तो इजीली आप उसको प्रूव कर सकते हो, वो गैप काउंट नहीं होता। गैप मीन्स कि आपने कुछ किया ही नहीं है, आप फ्री बैठे हो, उसको आप किस तरह से करोगे। उसके लिए आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, इस तरह की गैप्स को किस तरह से फुलफिल किया जा सकता है, हम आपको उस चीज़ में गाइड करेंगे। आप हमें कमेंट डाल सकते हैं, क्वेरी डाल सकते हैं, हम उस पर गाइड करेंगे। देन उसके बाद एक और मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए थे, मेरी डायरी में नोटेड हैं, तो कुछ पॉइंट्स इस तरह से है कि आपने जो इंफॉर्मेशन सप्लाई की है, कॉन्ट्राडिक्टिंग इंफॉर्मेशन सप्लाइड, इसका क्या कारण है कि किस तरह से होता है कि आज की डेट में आयरिश एम्बेसी काफ़ी स्टूडेंट्स को इंटरव्यू कॉल कर रहे हैं। जैसे स्टूडेंट फाइल को सबमिट करके आता है, उसके कुछ दिन के बाद स्टूडेंट को एक आयरिश एम्बेसी के अथॉरिटी से एक ऑफिसर कॉल करता है, जिससे वो आपकी वीज़ा फाइलिंग के रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। वो आपके कोर्स के बारे में पूछ सकते हैं, आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में पूछ सकते हैं, आपने कौन से कोर्स के लिए अप्लाई किया है, उसके क्या कोर्स मॉड्यूल्स हैं,
ये कोर्स किस तरह से आपके लिए बेनिफिशियल है, ये कोर्स ही आपने क्यों लिया है, ठीक है, और ये कंट्री ही क्यों चूज की है, ठीक है, ऐसी चीजें। और इसके अलावा वो आपसे आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपके फाइनेंसेस, आपके स्पॉन्सर्स के बारे में भी बात कर सकते हैं। तो अगर आपके पास उस चीज की प्रॉपर इंफॉर्मेशन है, बिकॉज हम स्टूडेंट्स जनरली कहाँ पे चूक कर जाते हैं, जो मैंने देखा है, स्टूडेंट जब अपना वीजा फाइलिंग करवाते हैं किसी भी कंसल्टेंट से या किसी भी थर्ड पार्टी से, स्टूडेंट्स इन्वॉल्व खुद नहीं होते। अगर आप खुद उस फाइल में इन्वॉल्व नहीं होंगे, खुद डॉक्यूमेंटेशन पार्ट में इन्वॉल्व नहीं होंगे, आप सारा काम उनके ऊपर ही छोड़ दोगे, और वो करे कैसे ना करे, बिकॉज ही विल चार्ज यू, तो आपको वो पेमेंट करना है, तो आप रिलैक्स बैठे हो। लेकिन एक चीज अपने माइंड में जरूर ध्यान में रखिए कि वो पर्सन आपके साथ नहीं जाएगा वीजा फाइल करने के लिए, ना ही आपका कंसल्टेंट जाएगा, ना ही आपके पेरेंट्स जाएंगे, ना ही वो पर्सन जो वीजा फाइल पे आपकी वर्किंग कर रहा है। आप ही को फाइलिंग करने के लिए आप ही को पर्सनली बीएफएस जाना है, आपके बायोमेट्रिक्स होंगे। बीएफएस में आप फाइल सबमिट करके आओगे, देन कुछ दिन के बाद, विद इन अ वीक और 10-15 डेज के बाद आपको एम्बेसी से कॉल आ जाता है। अगर आपने अपनी फाइल के ऊपर कोई वर्किंग किया ही नहीं होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी, जस्ट आपने बनी बनाई फाइल ली और लेके उसको बीएफएस में सबमिट करके आ गए, तो आप क्या आंसर दे पाओगे? तो ये सबसे बड़ा रीजन है, अपनी फाइल में इन्वॉल्व होइए, अपनी फाइल में इन्वॉल्व होना सीखिए, और एक एक चीज का आपको पता होना चाहिए, ताकि अगर आपको वीजा ऑफिसर किसी भी तरह के कोई क्वेश्चन पूछे, वो आपके ऑन द टिप्स होना चाहिए कि मेरी फाइल में ये इंफॉर्मेशन है, और वो जो इंफॉर्मेशन आपने डॉक्यूमेंटेशन करते टाइम सप्लाई की है, आपकी इंटरव्यू के टाइम पे भी वही सेम इंफॉर्मेशन सप्लाई होनी चाहिए। अगर वो इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं क्लैश कर देती है, तो ये एक रीजन बन जाता है वीजा रिफ्यूजल्स का। तो प्लीज इस चीज को ध्यान में रखिए, अपनी फाइल में पूरा इन्वॉल्व हुई है, किस तरह से फाइलिंग हो रही है, कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन है, एक एक चीज आपको ऑन द टिप्स होनी चाहिए। फाइनेंसेस किस तरह से हुए हैं, कैसे कैसे फाइनेंसेस को हमने अरेंजमेंट किया है, एजुकेशन लोन है तो कितनी अमाउंट का है, मेरे स्पॉन्सर्स की इनकम प्रूफ क्या है, कितना के दिमाग में ना हो, उनको एक एक चीज का पता होता है, फंडिंग किस तरह से रोटेट होती है। तो गाइस इस चीज का प्लीज ध्यान रखिए, ताकि आप इस रीजन को अवॉइड कर सके। उसके बाद एक रीजन मैं और भी कहना चाहूंगा, इनसफिशिएंट फंड्स, इनसफिशिएंट इनकम और फंड्स। आज की डेट में फंड्स तो ऑब्वियसली आयरिश वीजा के लिए मैटर करते हैं, तो फंड्स मेजर पार्ट है वीजा फाइलिंग का। जिस तरह से आपका चॉइस ऑफ प्रोग्राम एक मेजर रोल प्ले करता है, उसी तरह से फंड्स, आपका स्पॉन्सर की इनकम भी एक मेजर रोल प्ले करते हैं आपकी वीजा फाइल में। तो समटाइम्स स्टूडेंट्स फाइल तो कर देते हैं, प्रॉपर फंडिंग दिखा देते हैं, लेकिन प्रूफ ऑफ इनकम नहीं दिखा पाते। आईटीआर नहीं है, विदाउट आईटीआर फाइल कर दिया, विदाउट एनी अदर प्रूफ ऑफ इनकम लाइक सैलरी स्लिप्स, उनके बिना फाइल कर दिया, जिसकी वजह से वीजा ऑफिसर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है वीजा को रिलीज करने में। रीजन क्या है कि प्रूफ नहीं है। आपका अगर कोई स्पॉन्सर है, वो स्पॉन्सर क्यों है? वो इसीलिए आपका स्पॉन्सर है। अगर आप स्टडी के लिए अब्रॉड जा रहे हो, तो आपके जो स्पॉन्सर है वो उनकी इतनी इनकम है, उनकी एक जस्टिफाइड इनकम है, जिससे कि वो इन केस कोई कोई इमरजेंसी आ जाए आपके स्टडी में, आपके स्टडी के दौरान इमरजेंसी आ जाए जिसमें फंड्स की शॉर्टेज हो जाए, एंड दे आर केपेबल टू फंड यू फ्रॉम देयर होम कंट्री टू यू। इसकी वजह से आपको प्रूफ ऑफ इनकम देना पड़ता है। प्रूफ ऑफ इनकम एक स्टेबिलिटी होती है फंड्स की, कि आपकी एक स्टेबल इनकम है, ईयरली आपकी इतनी इनकम आ रही है, और आप इजीली अपने बच्चे को स्पॉन्सर कर सकते हो। तो प्रूफ ऑफ इनकम क्लियर होना चाहिए और प्रॉपर होना चाहिए। समटाइम्स प्रूफ ऑफ इनकम लगाया जाता है, सबमिट किया जाता है, लेकिन वो क्लियर नहीं हो पाता। हम इनकम तो दिखा रहे हैं कुछ और, प्रूफ ऑफ इनकम में इनकम दिखाई जा रही है इनकम फ्रॉम बिजनेस या इनकम फ्रॉम सैलरी, लेकिन अकाउंट में जो अमाउंट्स आ रही हैं वो कुछ और तरह की है, वो सैलरी का पार्ट ही नहीं है। तो वो भी इंफॉर्मेशन एक तरह से गलत होगी। सो गाइस,
इस चीज को ध्यान में रखिए। अगर आपके स्पॉन्सर्स की ITR नहीं है और ITR फाइल हो रही है, आप हमें बताइए, हम आपको हेल्प करेंगे ITR फाइलिंग में। और ITR फाइल ही नहीं करना है, ITR को किस टाइप ऑफ इनकम में फाइल करना है, अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल, अकॉर्डिंग टू योर स्पॉन्सर्स इनकम, वो काफी अहम रोल हो जाता है। तो उस केस में हम स्टूडेंट्स को प्रॉपरली गाइड करते हैं, उसी तरीके से जो फाइनेंसेस अरेंजमेंट है उनको किया जाता है और फंडिंग की रोटेशन की जाती है। तो इस चीज को गाइस ध्यान रखा जाए, ताकि आप ईच एंड एवरी जो न्यू फंड है, हाउ एवर आयरलैंड रिक्वायर्ड 6 month old फंड, बट किसके पास है 6 month old फंड? 70% बच्चों के पास 6 month old फंड होते ही नहीं। तो उसका मतलब ये नहीं कि वो आयरलैंड वीजा अप्लाई नहीं करते या उनका वीजा अप्रूव नहीं होता, या मैं ये नहीं कहूंगा कि एम्बेसी उनको लीनियंट ले लेती है या थोड़ा वो देती है, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप अपने फंड्स को जस्टिफाई करते हो विद प्रॉपर सोर्स के साथ, विद प्रॉपर प्रूफ ऑफ इनकम के साथ, आपका एक एक पैसा जो है एक्सेप्टेबल होगा। तो इस चीज को प्लीज ध्यान में रखिए। फंडिंग के लिए डिस्कशंस करिए हमारे साथ, हमें कमेंट करिए, हमें लिखिए, हम आपको इस चीज को प्रॉपर गाइड करेंगे। उसके बाद क्या सेविंग्स हम दिखा रहे हैं, जो कैसी कैसी सेविंग्स है और कितने कितने फंड्स है। और मेजरली प्लीज अपने कोर्स के बारे में हमेशा इंफॉर्मेशन आपके ऑन द टिप्स होनी चाहिए। कौन सा कोर्स है, किस तरह से अप्लाई किया है, क्यों, कि कौन से कोर्स मॉड्यूल्स हैं और किस तरह से रेलेवेंट है आपके प्रीवियस एजुकेशन और बैकग्राउंड से। ठीक है जी, इस चीज को ध्यान में रखते तो आपका ये इस रीजन को आप इस तरीके से अवॉइड कर सकते हैं। उसके बाद कुछ आज की डेट में ऐसे रीजंस आ रहे हैं, मे भी पता नहीं कोई स्टूडेंट्स फेक लगा रहे हैं वर्क एक्सपीरियंस उसकी वजह से, या समटाइम्स जेन्युइन वर्क एक्सपीरियंस होने की वजह से भी वो वेरीफाई नहीं हो रहा। गाइस एक चीज ध्यान में रखिए, जो मैं कहना चाहता हूँ, जब आप आयरिश वीजा, स्टडी वीजा के लिए एप्लीकेशन फाइल करते हो, आपकी वेरिफिकेशन होती है। अगर आप एम्प्लॉयड रहे हो कहीं भी, किसी कंपनी में एम्प्लॉय हो, या करंटली वर्किंग हो, या वर्क कर रहे थे, छोड़ दिया है, वर्क एक्सपीरियंसेस लगाए हैं, तो आपकी एटलीस्ट लास्ट 2 या 3 कंपनीज में आपका वेरिफिकेशन होता है। उनको कॉल जाता है, उनको ईमेल जाता है, और वो आपकी सारी डिटेल्स, जो इन्फॉर्मेशन आपने अपने वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड वीज़ा ऑफिसर को दी है, वो सारी वो क्रॉस वेरीफाई करते हैं। उस केस में क्या हो रहा है आज की डेट में, बहुत से पर्सन्स ऐसे हैं जिनको ये इस चीज़ का सामना करना पड़ा है कि कॉल तो गया एम्बेसी से या ईमेल गई, they contacted to the employer but they were not able to verify the things you have supplied in your visa forms at the time of visa। तो उसकी वजह से भी उनके जहन में ये चीज़ आ जाती है, उनके दिमाग में ये चीज़ आ जाती है कि कहीं ना कहीं आपने कोई फेक डॉक्यूमेंटेशन लगाया, जिसकी वजह से वो भी एक रीज़न बनता है। तो गाइस जब भी आप फाइल करो, अपने एम्प्लॉयर को इस चीज़ में ज़रूर लूप में रखो कि आपको एक वेरिफिकेशन कॉल आएगा, जिसका भी आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स देते हो उसको प्लीज़ इन्फॉर्म किया जाए, ताकि आपकी जो वेरिफिकेशन है वो प्रॉपरली हो सके और ये चीज़ जेन्युइन हो सके। जेन्युइन डॉक्यूमेंटेशन देने की वजह से भी काफ़ी बच्चों के इस रीज़न की वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ हुए हैं। इस चीज़ को भी प्लीज़ ध्यान में रखा जाए। ठीक है, हम जब फाइल करवाते हैं, मैं जब वीज़ा फाइल करवाता हूँ, स्टूडेंट को एक एक चीज़ नोट करवाई जाती है, ताकि कोई लैक ऑफ कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी हो ही ना जो बच्चे एजुकेशन लोन ऑब्वियसली लेते हैं स्टूडेंट्स सर्वाइवल करने के लिए। बिकॉज क्या है कि आज की डेट में 70-80% जो स्टूडेंट्स हैं वो एजुकेशन लोन पे डिपेंड होता है, कि पेरेंट्स के पास इनकम तो है लेकिन सफिशिएंट इनकम, थोड़ा कम सेविंग्स होने की वजह से एजुकेशन लोन लेते हैं। हाँ, लेना भी चाहिए, क्योंकि एजुकेशन लोन का रीपेमेंट स्केड्यूल आप लोगों को पता ही है कि 2 ईयर्स के बाद ही स्टार्ट होता है, या आपकी जैसे ही जॉब लगती है, विच एवर इज अर्ली, उस तरीके से आपका रीपेमेंट होता है। और तब तक बैंक एक मिनिमम इंटरेस्ट चार्ज करता है 2 ईयर्स तक। उसके काफ़ी बेनिफिट्स है, वो लेना चाहिए। कोलेटरल, नॉन कोलेटरल, वट एवर कोई भी हो, बट इट शुड बी एन एजुकेशन लोन विच इज एक्सेप्टेबल। बट नाउ द क्वेश्चन इज अमाउंट ऑफ एजुकेशन लोन। एजुकेशन लोन का अमाउंट क्या होना चाहिए? सो उस चीज़ के ऊपर मैं एक स्पेशली एक एजुकेशन लोन के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, जिससे कि आपको क्लियर किया जाएगा एजुकेशन लोन अमाउंट वर्सेस इनकम
वर्सेस सेविंग्स। इसके लिए मैं एक अलग से इंटरव्यू एक वीडियो बना के पोस्ट करूँगा। देन एक और रीज़न आ जाता है बल्क डिपॉजिट्स, ठीक है, फंड्स डाल दिए, ठीक है, और उसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, बल्क फंडिंग डाल दी। ये मैंने हमारा वीज़ा फाइल हो रहा है 15 सितंबर को, और मेरे पास जो एंट्रीज आ रही है वो 10 सितंबर, मतलब 4-5 दिन पहले हमने फंडिंग डाली है। बल्क एंट्रीज में पैसा आ रहा है, उसको वो एक अनडिफाइंड अमाउंट के साथ हमने बैंक स्टेटमेंट लगाई, वीज़ा डॉक्यूमेंटेशन कर दिया, रीज़न रिफ्यूजल। सो गाइज, इस तरह के काफ़ी पॉइंट्स है जिन चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा। एक्सक्लूसिवली मैं एक और वीडियो बहुत जल्दी बनाऊंगा जिसके ऊपर हम स्पेशली फंडिंग के ऊपर ध्यान देंगे। फंडिंग किस तरह की होनी चाहिए, कौन कौन से फंड्स एक्सेप्टेबल है, कौन स्पॉन्सर हो सकता है, ठीक है, किस तरह के फंड्स अवेलेबल है, एजुकेशन लोन का अमाउंट कितना होना चाहिए, कितनी इनकम होनी चाहिए, ITR, एवरीथिंग। इसके लिए एक अलग से एक वीडियो बनाई जाएगी। रिलेशनशिप प्रूफ भी एक रीज़न हो जाता है। सपोज अगर आपके पेरेंट्स के अलावा कोई और पर्सन आपको स्पॉन्सर कर रहा है, तो रिलेशनशिप प्रूफ आपको उसका प्रूफ एक लगाना चाहिए, उसको एक्सप्लेन करना चाहिए कि ये मेरे अंकल हैं, या मेरे मॉम के ब्रदर हैं, या मेरे फादर के ब्रदर हैं, या मौसा हैं, या फूफा हैं, व्होएवर। आप उसको एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ से प्रूफ करिए। बहुत सारे रास्ते हैं, ऐसा नहीं कि कोई फेक बनाना है, या कुछ जेन्युइनली है तो रिलेशनशिप में है करिए। लेकिन फ्रेंड या पापा का फ्रेंड या स्टूडेंट का फ्रेंड या भाई का फ्रेंड, उनके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं हो पाता, ठीक है। दोस्ती है, दोस्ती का क्या रिलेशनशिप बताया जाए, ठीक है। तो रिलेटिव जो है, इमीडिएट रिलेटिव है, वो आपको स्पॉन्सर, अगर आप उनकी स्पॉन्सरशिप ले रहे हैं, उसको प्रॉपरली प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप के साथ प्रूफ करिए, ठीक है। एफिडेविट्स कोई काम नहीं करते। अगर आप रिलेशनशिप का एक एफिडेविट बना दो, वो वर्केबल नहीं होगा जब तक आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है। अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, एक प्रॉपर लेटर बनाइए, उसमें आप अपनी तरफ से, और उसमें एक्सप्लेन करिए, बताइए कि ये मेरा स्पॉन्सर है और इसके साथ मेरा ये रिलेशन है, मैं ये प्रूफ लगा रहा हूँ जिससे कि रिलेशन प्रूफ हो। तो उस केस में आपको एफिडेविट लगाने की ज़रूरत ही नहीं, वो एक्सेप्टेबल होगा। और बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आज की डेट में चेक एंड वेरीफाई का सर्विस नहीं ऑप्ट कर पा रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं। उनको या तो गाइड नहीं किया जा रहा, या पता नहीं है। चेक एंड वेरीफाई जो है वो हर स्टूडेंट के लिए मैंडेटरी है। हर स्टडी वीज़ा, जो आयरलैंड स्टडी वीज़ा है, उसके लिए मैंडेटरी है। चेक एंड वेरीफाई से एक तो आपका जो प्रोसेस है वो काफ़ी फास्ट हो जाता है, और आपके अकाउंट की वेरिफिकेशन, जिस टाइप के आपने फंड्स लगाए हैं, जिस टाइप के आपने फंडिंग शो की है, उनकी वेरिफिकेशन होगी। आइदर अकाउंट की वेरिफिकेशन हो सकती है और इनकम टैक्स रिटर्न्स की, राइट। अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग है और जो बैंक अकाउंट आपने सबमिट किए उनकी इंटरनेट बैंकिंग है, तो आपकी वेरिफिकेशन चेक एंड वेरीफाई टीम इंटरनेट बैंकिंग से करेगी, उसको वेरीफाई करेगी अकाउंट्स को। अगर आपके पास अनफॉर्चुनेटली इंटरनेट बैंकिंग आपका स्पॉन्सर नहीं ऑप्ट किया हुआ है, वो नहीं चला रहे हैं, तो उस केस में आपने अगर ITR सबमिट किए तो ITR की वेरिफिकेशन होगी। तो आपके पास अपने ITR पोर्टल का यूज़र ID पासवर्ड आपके स्पॉन्सर का होना चाहिए, ताकि आप उनको प्रोवाइड करवा सको, जिससे वो आपकी वेरिफिकेशन कर सकें। या आपके पास इंटरनेट बैंकिंग अनेबल्ड होनी चाहिए और उसका ID पासवर्ड आपको पता होना चाहिए, इसकी वजह से आप उसको वेरीफाई कर सको। तो गाइस, आज जो हमने बात की है, रिफ्यूजल्स के रीज़न के ऊपर बात की है। कॉमन रीज़न कोर्सेज के बारे में, सेम कोर्स अपनी कंट्री में है या एजुकेशन बैकग्राउंड से मैच नहीं करता, इन चीज़ों को प्लीज़ ध्यान में रखिए। फाइनेंसेस के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा, उसमें आपको एक बताया जाएगा किस तरह के फाइनेंसेस, किस तरह से वो है, किस तरह से हमने शो करना है। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है उसके लिए, तो बिलो हमारे कैप्शंस में आपको हमारा यूट्यूब चैनल का लिंक, हमारा फेसबुक लिंक, हमारा इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, ईमेल ID मिल जाएगी।
आप प्लीज़ हमें कमेंट करिए, फॉलो करिए, शेयर करिए, और ये इस तरह की यूज़फुल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आप एक हैज़ल फ्री डॉक्यूमेंटेशन के साथ अपना वीज़ा अर्न करें। आपका आज मैं इस टॉपिक को क्लोज करता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारी स्पेशली फंडिंग के ऊपर रहेगी। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, गुड लक।